Good morning everyone. Today we are going to discuss about the subject biology. My topic is Mendelian's law. That is Mendel's law. सबसे पहले आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मेंडल लॉ जो होता है इसे हम आनुवंशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि आनुवंशिकी क्या होती है। आनुवंशिकी दैट इज जेनेटिक्स। First of all, we know that genetics is a type of branch of biology which deals with the study of gene and variations. आनुवंशिकी का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव अगर हमारे इस धरातल पर मौजूद है तो उसमें कौन कौन से जीन हैं या उसके पास ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उसके पूर्वजों से प्राप्त हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि जो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल जीन्स का अध्ययन करते हैं और जीन्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न हुए विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है ना। तो यह एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी के आगे हम देखते हैं एक हमारा शब्द लिखा हुआ है विभिन्नताएं, ये वेरिएशंस। हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीव जंतु का जो भी शरीर है, बनावट है, उनका रंग रूप है, बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए एक ही माता पिता के अगर कई संतानें जन्म ले रही हैं तो उनका जो रंग रूप है, आकार है, उनकी बनावट है, उसमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक, तो इसी बेस पर हम कहते हैं वेरिएशंस देखने को मिल रहा है सभी बच्चों में, सभी युवाओं में, या जितने भी प्रकृति के सदस्य हैं, हर सदस्य में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है और जो यह अंतर देखने को मिलता है वह उनके शरीर में उपस्थित जीन्स के द्वारा ही होता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति में अगर जीन का मेकअप थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है तो उससे व्यक्ति बनावट भी बदल जाती है। ठीक, तो अब हम जानते हैं, हाँ एक बात यहाँ पर आती है, अगर कोई भी व्यक्ति के एक संतान है उसमें तो मिलेगा देखने को, लेकिन अगर कोई जुड़वा संतान होती है तो जुड़वा संतान में जो दो बच्चे होते हैं वह चाहे दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, उनके रंग रूप आकार में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर केवल वेरिएशंस का जो टॉपिक है वह हल्का सा पीछे हटता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके पास कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को अवश्य मिलेंगे। अब आती है बात मेंडल्स के नियम पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमें जानना होता है मेंडेलियन शब्दावली। जानते हैं क्या होता है। जैसे अगर हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं तो मेंडल के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें इसमें जो यूज होते हैं टर्म, जैसे कौन कौन से टर्म हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है जीन क्या होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जीन होता है वह एक किसी भी क्रोमोसोम का सबसे छोटा रूप होता है जो कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी जेनेटिक मेकअप बनाने में सहायता करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जीनोटाइप है। जीनोटाइप किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जंतु के शरीर में अगर कोई जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं उसके लक्षण को दर्शाने के लिए जो जीन प्रयुक्त होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। इसके साथ अगला जुड़ता है शब्द है फिनोटाइप। किसी भी जीव जंतु का वह लक्षण जो बाहर से हमें प्रतीत होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाएगा किसी भी व्यक्ति का लंबापन या बौनापन, इसके साथ साथ
अगर हम देखते हैं कोई व्यक्ति लंबा है तो लंबे व्यक्ति के लिए या लंबे पौधे के लिए अगर देखा जाए तो पौधे केस में तो यहाँ पर जीनोटाइप हो जाएगा। इसके लिए लंबे के लिए हम मानते हैं कैपिटल टी, चूंकि कैपिटल टी मतलब होता है टाल, तो टालने से हम लिया गया है कैपिटल टी। जो कैपिटल टी दिख रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह पेयर में होता था, जोड़े रूप में होता है। और अगर हम मानते हैं बात को करेंगे बौनेपन के लिए, तो बौनापन के लिए आता है ड्वार्फ, लेकिन यहाँ पर ड्वार्फ का जो होता है अपोजिट कैपिटल टी के बेस पर हम यहाँ पर स्मॉल टी मानते हैं। तो ये दिखाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं समयुग्मजीव यानी कि होमोजाइगस। यदि किसी भी पौधे में या जंतु में जो भी युग्मके हैं, गैमेट्स हैं, अगर उनका जीनोटाइप समान होता है, प्रारूप समान होता है, उन्हें कहते हैं समयुग्मजीव। जैसे कैपिटल टी समयुग्मजीव हो जाएगा, स्मॉल टी समयुग्मजीव हो जाएगा, अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं अगला है विषम युग्मजीव अर्थात हेटेरोजाइगस। हेटेरो इसका है डिफर यानी कि अलग अलग, यानी कि अगर जैसे देखा जाएगा किसी के पास अगर कोई जंतु एक पेरेंटल जनरेशन से जो कि मिला होता है, जो कि यफन चला गया होता है, उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, तो उसे कहेंगे हम कि यह जो जीनोटाइप है यह हेटेरोजाइगोट में है। दैट इज यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो दिखा रहा है यह विषम युग्मजीव होता है, अर्थात एक ही जंतु में, एक ही पौधे में जो दो लक्षण दिख रहे हैं, ये इसमें कैपिटल टी जीन तो प्रतीत होगा लेकिन स्मॉल टी जीन प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर फॉलो होता है मेंडल का प्रथम नियम, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी जीन डोमिनेंट है, स्मॉल टी जीन डोमिनेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पर देखते हैं हम एक टर्म आता है प्रभाविता का, प्रभावी लक्षण, दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। जैसे अगर किसी भी जीव में देखा जाएगा कोई जीव जो कि अगर कैपिटल लेटर ले होता है तो उसमें यहाँ अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि कोई प्लांट है जो कि जिसके पास लाल खिला हुआ है, तो अगर लाल है तो कैपिटल आर दोनों में रहेगा, तो यहाँ पर ये होमोजाइगस होते हुए है, लेकिन यह प्योर है, शुद्ध लाल होगा। लेकिन अगर किसी में कैपिटल आर है और स्मॉल आर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मानेंगे कि कैपिटल आर प्रेजेंट तो है, स्मॉल आर भी है, लेकिन जो लक्षण दिखेगा वह प्रभावी लक्षण दिखेगा, अर्थात कैपिटल आर जीन प्रेजेंट होने के नाते पुष्प का रंग लाल ही दिखेगा, जो स्मॉल आर दिखा रहा है वह सफेद रंग के लिए आएगा, लेकिन यह अप्रबल होने के नाते यह लक्षण छिपा हुआ होगा। अब मानते हैं अप्रभावी लक्षण, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो स्मॉल आर जीन है यह अप्रभावी है, जबकि कैपिटल आर जीन जो है प्रभावी जीन होने वाले लक्षण दिखाएगा, प्रभाविता का लक्षण शो करेगा। लेकिन अगर यही में देखा जाएगा तो स्मॉल आर है तो तब भी यह प्रभावी होगा, लेकिन जो रंग होगा वह सफेद होगा, कुछ केस में यह अप्रभावी दिखाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक शब्द जुड़ता है इसमें है एलील्स का। किसी भी हेटेरोजाइगोट या होमोजाइगोट जो भी जीन्स होते हैं उसके विभिन्न प्रारूप, एक ही लक्षण के विभिन्न प्रारूप
एलियंस जो होता है एक ही लक्षण के विभिन्न प्रारूप को हम एलियंस कहते हैं। जैसे लक्षण मानते हैं लंबा पौधा, तो यहाँ पर कैपिटल टी जीनोटाइप आएगा, लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं खंड में होता है, चूंकि जो बनता है एलियंस यह क्रॉस के दौरान बनता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग अलग हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम एलियंस हो गया। ये एक ही लक्षण के दो अलग अलग प्रारूप बनेंगे, उसे कहेंगे एलियंस। ठीक, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं एक शब्द जुड़ता है हमारा पैतृक पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी, अगर क्रॉसिंग के दौरान जब हम क्रॉस कराते हैं, बनाते हैं हाइब्रिड्स, तो क्रॉसिंग के दौरान जब दो शुद्ध लक्षण वाले, दो शुद्ध अलग लक्षण वाले हम पौधों को लेते हैं, तो जो शुद्ध नस्ली पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैतृक पीढ़ी। यहाँ पर शुद्ध तो होंगे पौधे, लेकिन उनके जो भी होते हैं जीनोटाइप्स वह अलग अलग होंगे। यहाँ पर चीज मानते हैं हम कि सभी समयुग्मजीव होते हैं, समयुग्मजीव भी होते हैं, लेकिन उनके जो भी पैटर्न होते हैं जीनोटाइप के वह अलग अलग होते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी को, स्मॉल टी से जब हम क्रॉस करते हैं देखते हैं कि यहाँ पर दोनों समयुग्मजीव हैं, लेकिन एक लंबा पौधा लिए है, दूसरा बौने पौधे लक्षण लिए हुए होता है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार जो हम देखते हैं कि हमारा दिखा रहा है पैतृक पीढ़ी, इसे बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, अर्थात ये दोनों पेरेंट्स होते हैं, माता पिता की तरह कार्य करते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, इसी में हमारा है शब्दावली है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी इसे बोलते हैं F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जब पैतृक पीढ़ी से क्रॉस हुआ होता है, पैतृक पीढ़ी से प्राप्त लक्षण जो क्रॉस के द्वारा प्राप्त होता है उसे कहते हैं F1 पीढ़ी। जैसे अगर हमने कैपिटल टी को कैपिटल टी एवं स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो यहाँ पे जो लक्षण मिलेगा वह हेटेरोजाइगोट होगा, किंतु जो लक्षण मिल रहा है पीढ़ी में उसे अब यहाँ दिखाते हैं F1 पीढ़ी का ये गैमीट, F1 पीढ़ी का गैमीट प्राप्त होता है। जो प्राप्त हो रहा है जीनोटाइप यहाँ पे देखने मिल रहा है कैपिटल टी है स्मॉल टी, अर्थात यह एक प्रकार से विषम युग्मजी प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो जो लक्षण देखिएगा वह लक्षण देखिएगा कि प्रभाविता, चूंकि यहाँ पर कैपिटल टी जीन प्रभावी है और स्मॉल टी जीन अप्रभावी होने नाते यहाँ पर प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, अर्थात जो F1 पीढ़ी में पौधा प्राप्त हो रहा है उसका लक्षण लंबा पौधा होगा, किंतु वह संकर टाइप का होता है, यानी कि हाइब्रिड टाइप का होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा जानते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल इन्हें कहा गया है कि ये एक पादरी के रूप में काम करते थे पहले, जब ये साइंटिस्ट नहीं थे, इन्होंने इतना क्रॉसिंग प्रयोग नहीं किया था, तो उसके पहले ये एक पादरी थे, इनके पिता भी एक चर्च में पादरी हुआ करते थे। और मेंडल ने अपने जो स्टडी थी वह BSc और MSc फिजिक्स से किया था, लेकिन इनका जब इन्होंने चर्च को ज्वाइन किया था तो चर्च में रहने के साथ साथ इन्होंने अपने चर्च के आसपास जो बगीचे थे
उसमें जो मटर के पौधे उगाए थे उनको उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिला था। तो उन्होंने इन पर मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, मीठी मटर। साइंटिफिक नेम बच्चों इसमें हमेशा इसको करते हैं अंडरलाइन। जो साइंटिफिक नेम होता है इसमें पहला तो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज अर्थात वंश और जाति। जो पहला अक्षर बनता है पैगिन नाम के समय और पहला होता है वंश का नाम, दूसरा होता है जाति का नाम। तो पहला वंश दूसरा जाति मिला करके बनता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का जीव वैज्ञानिक नाम। तो मटर के पौधे पर ही मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो इन्हीं के ही बेस पर इन्होंने जो भी क्रॉसिंग का पैटर्न दिया था, क्रॉसिंग कराया था, या इसे कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संक्रमण के प्रयोग को ही मेंडल ने प्रस्तुत किया था, मटर के पौधे पर किया था। अब हम जानते हैं कि जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, यह दो पैतृक पौधे से, जो पैतृक पौधे होते हैं उनके बीच जो शुद्ध नस्ली पौधे होते हैं उनके बीच जब क्रॉस कराते हैं तो जो उनसे पहली पीढ़ी प्राप्त होती है वह जीव या वह पौधे संकर पौधे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंडल की ये प्रयोग थी, इस प्रयोग के बेस पर ही मेंडल को कहा गया है कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है बच्चों, मेंडल को बताया गया है, मेंडल की आनुवंशिकी के पिता हैं, आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा गया है। ठीक बच्चों, इसे नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो कम इन द ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड योर एग्जाम आल्सो। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वह उनके कार्यकाल के समय में कुछ अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए बाद में 3 साइंटिस्ट आए थे, 3 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कार्ल वान सेरमैयर और दूसरा है एरिक जॉन। ठीक, और इसी में एक और आए थे, उनका नाम था बेटसन, जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए उन्होंने मेंडल के प्रयोग को देखते हुए 3 नियम दिए थे। मेंडल के नियम जानते हैं कैसे कैसे थे। मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, आनुवंशिकी के नियम, लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जो पहला नियम दिया था मेंडल ने वह था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका तात्पर्य यह था कि जब किन्हीं 2 शुद्ध नस्ली वाले पौधों के बीच में आपस में क्रॉस कराया गया तो उसमें पहली पीढ़ी में सिर्फ प्रबल लक्षण वाले ही जो कैरेक्टर थे दिख रहे थे, बाकी जिसका लक्षण था अप्रभावी का वह दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए उसके बेस पर उन्होंने कहा था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्कारिता का नियम, पृथक्कारिता
पृथककारिता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम को एक नाम से और भी जानते हैं, जिसका नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका तात्पर्य होता है कि जो गैमेट्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं वह F2 पीढ़ी में, अर्थात पहली संतानिक पीढ़ी के पश्चात जो प्राप्त हुए लक्षण होते हैं, उन पौधों के बीच में जब हम दोबारा कराते हैं क्रॉस या उनमें ऑटोमेटिक होता है स्वपरागण, तो उस केस में जो गैमेट्स यहाँ पर दिख रहा है शुद्धता होता है, अर्थात में शुद्ध गैमेट पुनः प्राप्त होते हैं। अर्थात जो प्रकटता के नियम के पहले हमने पेरेंट्स प्लांट को यूज में लाया था, वही पेरेंट्स प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं पुनः प्राप्त होते हैं, अर्थात गैमेट्स हमें शुद्ध अवस्था में पुनः प्राप्त होती हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल का दूसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का यह नियम कहता है कि इसमें जो भी गैमेट्स होती हैं वह स्वतंत्र होते हैं और F2 पीढ़ी की अवस्था में आने पर वह सभी गैमेट्स स्वतंत्र होकर के अपना अपना युग्मक का चुनाव या चयन व्यूहन कर सकती हैं, जिससे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वे कुछ ना कुछ हट करके या कुछ अलग इसमें जो है आपको पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि परागण कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मेंडल ने बताया था कि जब किन्हीं दो शुद्ध नस्ल वाले पौधों के बीच में हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में सभी लक्षण केवल प्रभाविता वाले ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जो भी लक्षण मिलेंगे उनके पास केवल पराग लक्षण ही प्राप्त होगा। मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक संकर क्रॉस भी होता है, एक संकर संकरण होता है, मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चूंकि यहाँ पर हम इसका तात्पर्य होता है कि केवल एक लक्षण को ही ध्यान रखते हैं, एक लक्षण को ध्यान में रख करके जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, मीन्स यहाँ से कहा जा रहा है लक्षण केवल एक ही है। तो मेंडल ने देखा जाए तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे में 7 लक्षण, मटर के पौधे में 7 लक्षण देखा हुआ था, जो कि 7 लक्षण एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक है ना, तो अगर इसे देखा जाएगा जो लक्षण है प्राप्त में पहले यहाँ से, तो अगर मटर के पौधे पर देखा हुआ तो मेंडल ने यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रभावी कौन सा लक्षण है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। अप्रभावी लक्षण कौन कौन सा है? अगर देखा जाएगा पहले हम मानते हैं हम पुष्प का रंग है लक्षण है पुष्प का रंग। तो जो पुष्प का रंग है अगर एक में लाल है तो लाल प्रभावी है, जिसके लिए हम मानते हैं कैपिटल आर जी, और दूसरा सफेद है जिसके
स्मॉल आर जी। ठीक, ऐसे ही हम मानते हैं पौधे की लंबाई, अगर लंबाई की मानते हैं तो लंबाई के लिए लंबापन कैपिटल टी जीनोटाइप से हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मानते हैं बौनापन, तो बौनापन के लिए आता है जीनोटाइप स्मॉल टी। ऐसे ही लक्षण था बीज का रंग है, मीन्स जो सीड होता है, सीड बीज का रंग कैसा दिख रहा है। अगर बीज है पीला तो प्रभावी है, पीले रंग के लिए उन्होंने माना था जीनोटाइप कैपिटल वाई। ठीक है, और जो जिसका रंग हल्का सा हरा आ रहा है उसके लिए मानते स्मॉल वाई। चूंकि थोड़ा सा आपको देखने में मिल रहा है कि जो लक्षण लिखा जा रहा है वह जस्ट थोड़ा सा दिख रहा है अपोजिट में है। अगर हम तुलना करेंगे, यहाँ जैसे सफेद लिखा है शब्द के लिए व्हाइट होता है, तो व्हाइट के लिए अगर देखा जाए शब्द लिखने के लिए जीनोटाइप में, यहाँ पर बनेगा डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू नहीं लिखा गया है क्योंकि डब्ल्यू लिखने पर थोड़ा सा जो होता है ट्रेड बदल जाता है। यहाँ पर जो उसका विपरीत अक्षर होगा कैपिटल का स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है ना। अगर देखा जैसे यहाँ लिखा गया है हरा, चूंकि हरा का तो जो होता है ग्रीन होता है, यहाँ जो ग्रीन है उसको जी मानेंगे, लेकिन जी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, यहाँ माना गया है वाई। तो इस बेस पर ऐसे ही यहाँ मैंने दिखाया है केवल लक्षण 3 है भी, बाकी सब लक्षण 7 बताए गए हैं, जो 4 हैं आपको देखने और मिल जाएगा, पढ़ लेंगे। इसके बेस मेंडल के जो पहला नियम था उसका नाम था प्रभाविता का नियम। उन्होंने इसमें एग्जाम्पल समझाया हुआ है पुष्प का रंग। अगर हम माने कि पुष्प का रंग यहाँ पर लाल है, दूसरा है सफेद, तो जब मेंडल ने लाल और सफेद रंग के पुष्प में क्रॉसिंग कराया था तो उसमें जो क्रॉसिंग का पैटर्न समझाया हुआ है ये इस प्रकार से था। लाल के लिए यहाँ पर दिखाया गया था कैपिटल आर, जो लाल है ये दिखा रहा है इस पौधे के रंग का फिनोटाइप है, जो कैपिटल आर दिखा रहा है ये इस लाल रंग के पुष्प के लिए जीनोटाइप होगा। और आगे से तोड़ते हैं एलियस के बेस पर, तो यहाँ जो टूटेगा इस कैपिटल आर और कैपिटल आर अलग अलग हो रहा है, तो ये बन रहा है एलियस है। क्या बन गया ये एलियस। अब आगे से जो क्रॉस कराएंगे तो क्रॉसिंग जो पैटर्न होता है इसके लिए दिखाते हैं बीच में क्रॉस निशान हो जाएगा, और यहाँ पर हम जो दूसरा लक्षण आएगा सफेद पुष्प, तो सफेद पुष्प के लिए जो जीनोटाइप आ रहा है वह है स्मॉल आर। चूंकि जो सफेद रंग का पुष्प है यहाँ पर ये भी दिखा रहा है किसको, फिनोटाइप को, और जो स्मॉल आर क्या दिखाएगा, जीनोटाइप को। जो लक्षण यहाँ पे माना जा रहा है जिसकी यहाँ पीढ़ी बन रही है इसे बोलते हैं पैतृक पीढ़ी, दैट इज पेरेंटल जनरेशन। अब यहाँ पर भी तोड़ देंगे एलियस को, तो यहाँ पर इसका अलग भाग बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्रॉसिंग का पैटर्न होता है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे पहले हम क्रॉस करते हैं 1 को 3 से, 1 को 4 से कराएंगे क्रॉसिंग, हम 2 को 3 से, 2 को 4 से, यहाँ मिलेगा पहला आपको क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल आर को स्मॉल आर से, मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। जब क्रॉस कराएंगे हम 1 को 4 से तो यहाँ भी आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्रॉस कराना हमको है कैपिटल आर को स्मॉल आर से, लेकिन 2 को 3 से, यहाँ मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्रॉस कराएंगे हम 2 को पुनः 4 से, मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है इसे कहेंगे F1 पीढ़ी, दैट इज F पेरेंटल जनरेशन। चूंकि हमको देखने मिल रहा है यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सब के सब एक समान दिख रहे हैं। जो लक्षण मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें हम कहेंगे
जो लक्षण दिखेगा F1 पीढ़ी में सभी के पास लाल ही दिखेगा, लेकिन ये संकर होंगे। कैसे होंगे? संकर होंगे, दैट इज ये हाइब्रिड बन रहे हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो इस कैपिटल आर जीन है, कैपिटल आर प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन है, जबकि स्मॉल आर जीन होगा यह अप्रभावी जीन होगा, अप्रभावी जीन है। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर में जो लक्षण है यह लाल होगा किंतु संकर होगा। इसी के बेस पर जो लक्षण दिखा रहा है लाल रंग का, तो लाल रंग के हिसाब से मेंडल ने बताया कि यह लक्षण प्रभावित है, इसलिए यह सिद्ध होता है प्रभाविता का नियम। That's today my topic is stopped and next lecture will be provided to again. Thanks to everyone.